बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और कराची वालों की सूरत हाल पे आज मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात करनी है। लाहौर में भी चूँकि बारिश हो रही है, लेकिन बहुत हल्की बारिश थी। लेकिन कल जो कराची में बारिश हुई उसमें चंद घंटों में जो हमने बेबसी की तस्वीर और बद इंतज़ामी की एक खौफनाक तस्वीर देखी, बहुत ही दिल दहला देने वाले विजुअल्स थे। मूसलाधार बारिश हुई, पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया, जिसके नतीजे में ना सिर्फ निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हुआ, बल्कि जो विजुअल्स हम देख रहे थे ये कराची के मनाजिर हैं जी। शहरियों की जान माल शदीद नुकसान का उनको सामना करना पड़ा। बारिश के बायस जो शहर के नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आबाद, नशेबी इलाके तो छोड़े, शाहराह फैसल, DHA, ये वो मलीर वो वाले इलाके हैं जो कि पॉश इलाके कंसिडर किए जाते हैं। नदी नालों का मंजर पेश करें विजुअल्स जी। हमारे सबसे बड़े शहर के हैं और हर तरफ अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई। कई मकामात पर करंट लगने, दीवारें गिरने, अफसोसनाक हादसात हुए और जिसमें 10 अफराद अपनी जान की बाजी भी हार गए। हज़ारों अफराद जो है पानी में फंसे रहे, बेयारो मददगार सड़कों पर ख्वार होते रहे। और सूरत हाल यहाँ पे ख़त्म नहीं होती जी। शहर में 550 से ज़ायद बिजली के फीडर स्ट्रिप हो गए। कई इलाके में 16-16 घंटे जो है बिजली नहीं आई। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सर्विस, मतलब जो वर्स्ट हो सकता था कल, वो कराची के मनाजिर हमने देखा। बाज़ इलाके जिसमें हम गुलशन हदीद की बात करें, ओल्ड एयरपोर्ट की बात करें, नाज़िमाबाद की बात करें, जिना टर्मिनल, 150 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। और 12 घंटों के दौरान अगर हम ओवरऑल बारिश करें तो 245 मिलीमीटर बारिश हुई है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए जी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज कराची में आम छुट्टी का ऐलान तो कर दिया है कि लोग जो हैं गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकले, लेकिन उसके बावजूद 6-6 घंटे तक लोग शाहराह फैसल के ऊपर, उन इलाकों के ऊपर, उन मेन शाहराहों पे गाड़ियों के अंदर फंसे रहे। शाहराह फैसल की कल मैं विजुअल्स देख रही थी जिसमें स्कूल बसेस, मतलब बच्चे हैं उस बस के अंदर। 6 घंटे 7 घंटे लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। जो अपने ऑफिस में थे दे हैड टू स्टे देयर। मतलब ना, हम हमेशा रोते आ रहे हैं, चीखते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि खुदारा कराची की कोई सुन ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के हवाले से कोई सुनने को तैयार नहीं है। इंतज़ामिया ने क्या किया इतने सालों में, ये तो कल पोल तो हर बारिश में, थोड़ी सी बारिश में खुल जाता है, लेकिन कल तो कमाल ही हो गया जी। और जो सूरत हाल रही है, मैं ख़ुद परेशान हैरान हो रही थी। और जो मेरे जानने वाले कराची में थे, मैंने सबको मैसेजेस किए, पूछा कि आर यू सेफ़, आर यू डूइंग वेल, बिकॉज जो विजुअल्स थे दे वर हॉरिफाइंग जी। इस वक्त हमारे साथ ताहा अहमद खान साहब मौजूद हैं, रहनुमा MQM। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया ताहा साहब। आई एम श्योर कि आप भी सेफ़ होंगे। और जो कराची में कल हमने बारिश ने जो हाल और सूरत हाल पैदा की है, बड़ी अफसोसनाक है। और मैं हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर जो अब TV पर आएंगे और बात करेंगे कि हमने कराची के लिए बहुत काम किया, हमने कराची वालों के लिए ये किया, और अब जो कहते हैं कि जी कराची को नज़रअंदाज किया जाता है, जो यहाँ पे रहते हैं, जिनके कंट्रोल में सब है। क्या किया है इन्होंने कराची के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मैं एक और बात अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपके चैनल की और आपकी, कि जब कोई जेन्युइन इशू होता है उस पर आप लोग जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं बगैर कोई पॉलिटिकल एंगल दिए हुए, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। हमेशा इंसानी मसाइल पर आपने बात की, आपके चैनल ने बात की। कमिंग बैक टू कराची में जो कल हुआ, वो बड़ा अफसोसनाक है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, पूरी रात में कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, पूरा दिन हम कॉन्स्टिट्यूंसी में थे। हमारे चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पे तमाम इलेक्टेड MPAs, MLAs और जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लोग थे, हम सब सड़कों पर मौजूद थे। एक अजीब बेबसी, एक अजीब मंजर देखने को मिला हमें कि जो बेचारे लोग सुबह घरों से मेहनत करने के लिए निकले थे, बेचारी जो हमारी माएँ बहनें घरों से निकली थी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वो वापस घर पहुंचना उनके लिए एक मसला बन गया था। और एक अजीब ऐसी सूरत हाल थी कि जिसमें आपको कहीं पर भी जो था वो हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आ रही थी।
हम सब सड़कों पे मौजूद थे। हम अपने तौर पे अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे थे, बार बार आवाम से अपील भी कर रहे थे कि भाई जो जिसकी मदद कर सके करे। हम पानी की बोतलें, खाने का सामान लेके जा रहे थे, लेकिन जो इंतजामिया थी, हुकूमत थी, कहीं हमें नजर नहीं आ रही थी। कहीं भी हमें लग मेयर नहीं रहा कराची था कह रहे थे कि बारिश कि रुकेगी किसी तो वो जरूरत बाहर करती है। निकलेंगे, वरना उनके लिए भी बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बहुत अजीब सी बात है ये, तो फिर बेकार था। और वो शायद शारे फैसल को पूरा कराची समझते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि एक तरफ टीवी पे मेयर कराची साहब का बयान आ रहा है कि पूरा शहर खुला हुआ है, और दूसरी तरफ चैनल जो है वो लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं इस चीज के कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं। वो टीवी चैनल वाले जा जाके बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनका एक डब्बा चल रहा था जिसमें मेयर कराची बता रहे हैं कि शहर खुला हुआ है। अच्छा, मैंने तो एक और बात कल की, टीवी चैनल पे भी जाके की, आपने हुकूमती अरकान को भी राब्ता करने की कोशिश की कि भाई देखो, आज के दिन सियासत नहीं करते, 365 दिन है ना हमारे पास सियासत करने के लिए। बिल्कुल। इसको इंसानी मसला समझते हैं। हम अपने इलाकों में मौजूद हैं। आप अपने जो MP MNA, चाहे उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, वो निकले, वो आवाम के नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। घर में बैठने से कुछ नहीं होता। हमसे इदारे राब्ते में तो आए, हमसे हुकूमती मशीनरी राब्ते में तो है। पता नहीं उनको क्या हिदायत थी कि किसी से राब्ता नहीं करना है। हम मुसलसल कोशिश करते रहे राब्ते में लेने की। ना वाटर बोर्ड वाले अवेलेबल थे, ना रेस्क्यू 1111 वाले अवेलेबल थे, ना कोई और ऐसा इदारा अवेलेबल था। तो जाहिर है जो हम अपने तंजीमी स्ट्रक्चर के साथ कर सकते थे, पानी डिस्ट्रीब्यूट करना, कहीं खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी की कोई मदद करना, किसी को मैकेनिक मैनेज करके देना, वो सब हम लोग कर रहे थे। बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। मैं तो कहता हूँ एंड दैट्स तमाम पॉलिटिकल नॉट पार्टीज इनफ, को, आई गेस। ताहा अहमद खान साहब, ये काफ़ी ऑब्वियसली नहीं है। ऑब्वियसली ये आप ऑब्वियसली एक दैट्स नॉट चंद द सोल्यूशन एट लिमिटेड ऑल। नंबर ऑफ पीपल के लिए आई एम श्योर कर सकते हैं, बट ये एक शहर की बात हो रही है, ये एक बड़े पैमाने के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपकी और मेरी बहुत अरसे से बात हो रही। ताहा साहब, मेरा सवाल ले लीजिएगा, आई रियली वांट कि जिस तरह से हम इस बड़े शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का आपकी और मेरी जो डिस्कशन हुई है, कल हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी और बदइंतज़ामी का ये आलम था कि वहाँ पर यहाँ पर जो गड्ढे थे उसमें गाड़ियाँ, रिक्शे मतलब फंसे हुए थे, जिसमें लोग बैठे हुए थे। ताज़ा अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुजम्मिल फ़िरोज़ी टीपू सुल्तान रोड पे मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। ज़रा हमें सूरत हाल बताएं। कल तो मतलब विजुअल्स बड़े खौफनाक थे, लोग जहाँ पे फंसे थे कई कई घंटे फंसे रहे। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? और अभी भी मुझे पानी तो आपकी बैक साइड पर नज़र आ रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग। देखें, शहर कराची वाले जो है हमेशा से और पूरे महीने 2 महीने से दुआएं कर रहे थे बारिशों की, और कल बारिश जब बरसी है तो उससे सब कुछ याद दिला दिया है। अब बताएं, मैं आपको अपना बता दूं सबसे पहले कि कल हमारी गाड़ी जो है वो 6 घंटे तक कुरंगी सनती एरिया में फंसी रही है, और कोई वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम नहीं था, कोई एहलकार नहीं था, कोई हुकूमती दावों की जो कल खुली है ना उसका कोई सानी नहीं है। अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं, जो गुज़िश्ता बरस बारिश हुई थी उससे बहुत कम बारिश है ये तो। जो गुज़िश्ता बरस जो बारिश हुई 2024 में 500 मिलीलीटर बारिश हुई थी, और अभी तो सिर्फ 177 पे हम पहुंचे हैं। और इस वक्त भी जहाँ मैं मौजूद हूँ, शहीद मिल्लत रोड, टीपू सुल्तान रोड के राता टीपू सुल्तान का चौक है, और ये चौक चारों तरफ से लबरेज है, दावे अपनी तरफ हैं। कल वज़ीर आला सिंध ने भी दौरे किए कराची के, शारा फैसल पर आ गए, उन्होंने शारा फैसल दिखा दी खुली हुई है, नर्सरी चले गए, ऐसी मेन शारा। हालांकि कल शारा फैसल पर भी गाड़ियां तैर रही थी। और इस वक्त जो टीपू सुल्तान का मनाजिर है वो आपको अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे मेरे अकब में। ये देखिए, ये यहाँ पे दरख्त गिरा हुआ है आगे चौक पर, वहाँ हम जा नहीं सके, वहाँ फ्रेम नहीं बन रहा था, आगे दरख्त गिरा हुआ है। ये पूरा चौक है, ये सारा यहाँ पे पानी जमा है, यहाँ से गाड़ियाँ आ ही नहीं रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गाड़ियाँ रोक दी कि इस रोड से गाड़ियाँ लेके ना जाएं। इक्का दुक्का गाड़ी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि 2 से 2.5 फुट पानी जमा है। फुटपाथ पूरी जो है वो बंद है, फुटपाथ तक पानी लबरेज हुआ हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से गाड़ियाँ जो वो ऊपर ब्रिज से जा रही है। बिल्कुल देखें, सुबह के 9:30 बजे का टाइम है और अभी भी यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं है। वैसे भी आज आम तासील का ऐलान किया है हुकूमत सिंध ने, बाजार भी बंद है, सरकारी स्कूल भी बंद है, निजी स्कूल भी बंद है, तो इसलिए भी ट्रैफिक कम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो घरों से निकल रहे हैं। और इस वक्त भी आप देखें कि ये मेन शाहरा है, यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है सारे इस रोड पर। टीपू सुल्तान रोड पे कराची के नामवर रेस्टोरेंट है, आपको पता होगा, मगर यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी आज कोई नहीं आया यहाँ पर। और इसी स्कूल पे अगर हम आगे जाएं तो बहुत सारे स्कूल हैं जो स्कूल बंद है आज, और ये इस वजह से क्योंकि पानी का उनको पता था कि हुकूमत सिंध को कि हम पानी निकालने में कामयाब नहीं हो सके। निकासी आपका निजाम मेरा इस एक तरह से सवाल नहीं ले है जिस लीजिएगा तरह होना चाहिए था। और एक फिर मैं आपसे आगे भी बात करूंगी। ये जो भी आपने कहा
कि पानी खड़ा है। आपने हमें पहले भी बहुत दफ़ा कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा था जो कि तातुल का शिकार था, लेकिन उसके बावजूद क्या अंदाज़ा नहीं था, वेदर फोरकास्ट नहीं थी कि ये मौसम बारिशों का है, अगर कराची में बारिश होगी तो ये जो गटर बंद हैं, सीवरेज लाइनें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कुछ प्रॉपर है ही नहीं, इसको जो थोड़ा बहुत है उसको भी साफ़ करना है ताकि ये इतनी बारिश जो कि आम हम एक्सपीरियंस करते हैं लाहौर के अंदर भी और दीगर शहरों में भी, तो अर्बन फ्लडिंग के हवाले से तो पहले फोरकास्ट या प्रेडिक्शन थी? अरमला, हम बारहा बताते रहे हैं, 1 अगस्त से मैं रोज़ाना सुबह और जितने भी रिपोर्टर्स हैं मॉर्निंग के वो ये बात बताते रहे हैं कि 14 अगस्त के बारिश से हैवी स्पेल है कराची में, मगर ना जाने क्यों हुकूमत सिंध किस तरह से लेती है इन चीज़ों को, कोई इंतजाम नहीं थे। कल इससे पहले भी हमने देखा कि कंटोनमेंट बोर्ड जो फैसल कैंट है या कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन है, वहाँ पर जो है पहले से वो लोग अपनी गाड़ियाँ तैनात कर देते हैं जहाँ चौकिंग पॉइंट होते हैं ताकि फ़ौरन पानी निकाल लिया जाए। कल मैं आपको बताऊँ, मैंने एम ए जिन्ना रोड से रिपोर्ट किया था, वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी लेकिन वो फंक्शनल नहीं थी। तो मैंने गाड़ी वालों से पूछा, भाई गाड़ी आप निकासी क्यों नहीं कर रहे, पानी क्यों नहीं भर रहे? कह रहे अभी अभी ऑर्डर नहीं आए पानी भरने के। तो ये निज़ाम है, पानी गाड़ियाँ खड़ी कर दी इन्होंने चौकों पे खाली दिखाने के लिए कि मीडिया को नजर आए, गाड़ियाँ खड़ी हुई, मीडिया फुटेज बना के चला जाता है। मगर कल का जो सूरत हाल है ये बहुत पहले से बाखबर थे, बारहा बताते रहे और नालों की सफाई का अमल भी जारी था। छोटे नाले इन्होंने साफ नहीं किए, बड़े नालों की सफाई का काम जोरों शोर से जारी था। 500 से ज़ायद नाले हैं जिनकी सफाई होना थी, लेकिन वो सफाई सिर्फ चौकिंग पॉइंट, मुर्तज़ा वहाब हमेशा बताते रहे हमने चौकिंग पॉइंट क्लियर कर दिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। शाहरा फैसल जो कराची की कीमती शाहरा है, मेन शाहरा है, नामवर शाहरा है, इंटरनेशनल शाहरा कहलाई जाती है, वहाँ पर भी कल गाड़ियाँ तैर रही थी और दूसरे लोगों ने अपनी जो बड़े बड़े यहाँ पे ऑफिस हैं उन्होंने लोगों को रातों को अपने घरों में अपने ऑफिस में ठहराया है। बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे चंद जानने वाले लोग जो हैं वो भी ऑफिस के अंदर रात गुजारने पर मजबूर थे। अनफॉर्चुनेटली मुजम्मिल, आप भी सेफ रहें, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस हवाले से। आई होप कि कराची वालों की जो मुश्किल है ये हल हो। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल फिरोजी, आप हमारे साथ मौजूद थे। ताहा अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। ताहा साहब, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट करके इनसे बात करने की कोशिश इसलिए की ताकि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चल सकें कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं मीडिया को या लोगों को दिखाने के लिए, और उसके बाद ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये हम सबसे बड़े शहर के मनाजिर देख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो इवन लाहौर के अंदर कभी ज़िंदगी में ऐसे मनाजिर नहीं देखे चंद मिलीमीटर बारिश से। बिल्कुल जी, आपके जिस तरह कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, जिस तरह से कल से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जिस तरह मीडिया के तमाम ही लोग कल से सड़कों पर मौजूद हैं और दिखाए जा रहे हैं, आवाम की आवाज बने हुए हैं, उससे आपको बड़ा एविडेंट होगा कि सूरत हाल है क्या यहाँ पे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आ रही। पहले से प्रेडिक्शन थी इन बारिशों की। नालों की सफाई का एक बहुत बड़ा बजट होता है, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। हर साल नाले नाम की सफाई होती है, कागजों पे नाले साफ होते हैं, वो पैसा लोगों की जेब में जाता है, जो कि एविडेंट है, जिसकी वजह से सीवरेज का निजाम जो है वो प्रॉपर नहीं होता। जब पानी की निकासी नहीं होगी सड़कों पे तो पानी इसी तरह लोगों को डैमेज करेगा। दूसरी बात ये कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज पे सिंध हुकूमत की जो पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो दुनिया भर में अलमबरदार बनने की कोशिश कर रही है क्लाइमेट चेंज की, लेकिन जो सूबा जहाँ उनकी अपनी गवर्नमेंट है वहां अगर आप उठा कर देखें तो क्लाइमेट चेंज का जो बजट मख्तस है उसकी यूटिलाइजेशन भी लेस देन 50% है। कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी नहीं कराई गई, कोई एक ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जिससे क्लाइमेट चेंज के लिए कोई ऐसा काम करे जो लोगों को बेहतरी की तरफ जाए। आज ये बारिशें हो गई, अब आप थोड़े दिन में देखिएगा मेरे मुंह में खाक, हम यहाँ पे बैठ के हीट स्ट्रोक के हवाले से बात कर रहे होंगे। हीट स्ट्रोक के लिए सिंध हुकूमत ने कोई कूलिंग सेंटर नहीं बनाया, कोई इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी नहीं कराई कि ये बारिशें क्यों हो रही हैं, अर्बन फ्लडिंग क्यों हो रही है। अच्छा, ये साफ पानी है, अगर इसको बना लें, स्टोर कर लें तो आपके बड़े फवायद हैं, ये पीने के पानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं, पूरी दुनिया में इससे ज्यादा से ज्यादा बारिशें होती हैं, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में से ज्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन ये वाली सूरत हाल, ये वाली बेबसी कहीं देखने को नहीं मिलती। और भी वाकयात हुए पाकिस्तान में, हम समझते हैं, हम मानते हैं, उनकी भी मजम्मत करते हैं। अच्छा, मैं तो कहता हूँ इस पर सियासत नहीं करें ना, बैठते हैं कलेक्टिव विजडम से लोगों के मसाइल को हल करते हैं। हम तो कल से ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमें छोड़ दें, इस वक्त एमकेएम, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी,
पीटीआई इससे ऊपर आकर सोचने का वक्त है। ये एक इंसानी मसला है, लोग बेबस हैं या सबका वोटर फंसा हुआ है, सारे इंसान फंसे हुए हैं, उनका ताल्लुक किसी मजहब, किसी मसलक, किसी सियासी जमात से हो, सबको सब हर आदमी तकलीफ में। तो बैठते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं। कोई कराची में आप लोग मुलाकात तो करें, आपका मेयर हमें अवेलेबल ताहा नहीं है साहब, अब इलेक्टेड नुमाइंदों को। मुझे ये बताएं, सोल्यूशन क्या निकालेंगे? जो इतने सालों का बिगाड़ है, ये एक दिन में तो ठीक नहीं होगा। मतलब आप इन बारिशों की हालत देखें कि ये वो बारिशें हैं जो मैं अभी ऑफ एयर भी अपनी टीम से बात करी थी कि आम रूटीन में हम लाहौर में एक्सपीरियंस करते हैं। आप शहबाज स्पीड को बुरा कहें, आप मरियम नवाज को बुरा कहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं पंजाब में रहती हूँ, लाहौर में रहती हूँ, क्या बहुत कमाल इंतजामात होते हैं जब ऐसी बारिशें होती हैं। हम क्रिटिसाइज़ करने की बजाय अगर हम थोड़ा सा अप्रिशिएट, इसलिए मैं करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं कल शुक्र कर रही थी कि मैं लाहौर में रहती हूँ, क्योंकि जो कराची के हालात थे और जो मेरे जानने वाले लोग बता रहे थे कि किस तरह से वो 6-6 घंटे सड़कों पे फंसे हुए हैं। आप पंजाब पे जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कराची में ये लोग इतने अरसे से बैठे हैं, हुकूमतें हैं, मेयर है, वजीर आला है, सब लोग हैं, ये पार्टी हुकूमत में और कई सालों से है। कहाँ क्या काम किया है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि काम है क्या कि अगर एक बारिश में कराची वालों का ये हाल है तो। बिल्कुल जी, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन लाहौर एंड कराची हम और कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम में। अप्रिशिएट, मैं कंपैरिजन वही बिल्कुल नहीं वही करना वही चाहती। मेरा 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 आप जुमला मुकम्मल होने दें। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतना फर्क है। हम लोग, आप रहती जरूर है लाहौर में, लेकिन हम लोग भी ट्रेवल करते हैं पूरे पाकिस्तान में, आते हैं जाते हैं देखते हैं, तो कुछ चीजें एविडेंट है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। उसको आप, कोई, मैं या आप चाह के भी हम उसको चेंज नहीं कर बिल्कुल। सकते। आज ये सूरत हाल है, अगर आपके कैमरे दिखा रहे होते कि सूरत हाल बेहतर होती है और मैं एज ऑपोजिशन कुछ भी कह रहा होता, तो जाहिर है लोग आपकी बात पे यकीन करते। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज इस तरह से कोई नहीं कर सकता। तो जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने हैं। अच्छा, जहां तक रही बात, देखिए इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ये नालों की सफाई होनी चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। ये जितने नाले हैं ये बंद होते हैं, 14,000 टन कचरा रोज कराची प्रोड्यूस करता है। उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो कारकर्दगी है वो बेकार है, वो ना होने के बराबर है। वो सारे एम्प्लॉइज घर बैठ के अपनी तनख्वाह ले रहे होते हैं, और ये सब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, जो 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 रिकॉर्ड्स हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कभी, कि भाई कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, कितने लोग ऑन ड्यूटी हैं। वो वेबसाइट पे अगर आप जाके उनकी देखें तो एंट्री उसी नंबर पे कोई और शख्स कर रहा है और एग्जिट कोई और शख्स कर रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। इसी तरीके से कितने लोग जो है वो वहां पे पोस्ट एम्प्लॉइज है। वाटर बोर्ड की जो सिचुएशन है वो हम सबके सामने है। ये सब जिम्मेदारी, अच्छा इस वक्त तो अच्छी बात ये है कि वजीर आला भी उसी पार्टी का है और मेयर भी उसी पार्टी का है। ये भी कोई इशू नहीं है कि भाई आप किसी दूसरी पार्टी को इख्तियारात नहीं दे सकते, आप अपनी मेयर को इख्तियारात देने से डर रहे हैं। आपके चैनल के रिपोर्टर ने बताया हमारे भाई ने कि भाई मशीन खड़ी हुई है और वो कह रही है पानी खींचने का ऑर्डर नहीं है। तो इसको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी बदनीयती है, नाअहली हो सकती है कि भाई उनकी मशीनें इस काबिल नहीं है, कि वो जाहिर मशीन आई क्यों है, अगर उसको पानी खींचने का ऑर्डर नहीं है तो पानी छोड़ने का ऑर्डर है क्या? बात सारी ये है कि ये तो बहुत ही खराब सूरत हाल है, पूरी आवाम निकल देगा और ये मैनेजेबल है। देखिए ये शहर बड़ा डाइवर्स शहर है, आप यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर इस शहर के मसाइल को हल नहीं कर सकते। ये शहर किसी दूसरे शहर के हुक्मरान आके नहीं चला सकते। और हम कौन सा आपसे कह रहे हैं कि आप हमें किसी हुकूमत में हिस्सा दे दें, भाई हम तो कह रहे हैं कि जब बारिश हुआ करे या ऐसी कोई आफत हुआ करे तो हमसे राब्ता कर लें, हम अपने गली मोहल्लों में अवेलेबल हैं, और छोड़े हमसे। जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी इलेक्टेड नुमाइंदा है वो आपकी मदद करने को तैयार है। अच्छा देखे ना, जमात इस्लामी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, उनके टाउन चेयरमैन भी कल गायब थे। आप अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी हैं वो लोग, उनके जो अरकान हैं वो भी कल सड़कों पे कहीं मौजूद नहीं थे। ये वो वजह है, इस पे भी किसी दिन बात करेंगे कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने क्यों दस्तबरदारी की बल्दियाती इलेक्शन से। किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 53 यूनियन काउंसिल खा गई थी और इलेक्शन के 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन
जाते हैं और उनको अच्छा ऐड कहाँ कर सब देते हैं हल क्या है? 50 ये तो तो अगली शहर अभी एक बनता है। बारिश है, अगली बारिशें होनी है, इस स्पेल के हवाले से कहा जा रहा है। हल क्या होगा जी? ये ऐसे ही 6-7 घंटे शहरी जलीलो ख्वार होएंगे, बच्चे बसेस में बैठे रहेंगे, लोग ऑफिसेज में रात गुजारेंगे, इंतज़ामिया नज़र नहीं आएगी और सड़कों पे पानी ऐसे ही रहेगा। फिर पानी के बाद बीमारियां फैलेंगी, जो बिजली नहीं आ रही, इंटरनेट नहीं आ रहा, ये सब होता रहेगा। क्या हम इतने बड़े शहर में यही होता देखते रहेंगे? क्योंकि मुझे याद है जब से मैंने होस्ट भी इनफैक्ट संभाला है, मैंने कराची के बारे में यही सुना है। देखिए, आप अगर अपने पुराने रिकॉर्ड्स निकालें तो एक वो कराची भी था कि जिसमें सुबह बारिश होती थी और उसके आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर ये शहर रवां दवां होता था। ये मैं बता रहा हूँ कि जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास ये सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता रहा हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम था। तो उस वक्त भी हम नहीं कह रहे थे, आपके टीवी चैनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे इदारे ये कह रहे थे कि कराची में काम होता हुआ देखा था। उसकी वजह ये थी ना, हम भी वैसे ही इंसान है जैसे ये है, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 कान, 1 नाक। बात सारी ये है कि आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होता किसी चीज को। हम भी अपने हलकों में मौजूद थे ना, पूरी पूरी रात मौजूद थे। नालों की सफाई कराएं, सिंपल फॉर्मूला है। देखिए, नाले मौजूद हैं, नालों की सफाई कराएं, सॉलिड वेस्ट का इंतजाम प्रॉपर करें। अभी भी मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत से, अगर नालों की सफाई कराने 2-3 दिन की प्रोडिक्शन और है, उस पैसों का ऑडिट होना चाहिए कि आज तक जो करोड़ों रुपए नालों में चले गए सफाई के नाम पे, वो कहाँ चले गए। अगर नाले आज भी चौक हैं और पानी नहीं निकल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 17 साल की इनकी अनइंटरप्टेड हुकूमत होने के बाद जिस तरह से तबाह है, सड़कों में हमारे पास वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट भी मौजूद हैं। क्लिक के नाम से हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी देती है, उसके ऊपर से बहुत सारे और इदारे हैं जो हमारे शहर की सड़कों पे काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सीवेज का निजाम तबाह हो चुका है, पीने का पानी आता नहीं है, सीवेज का पानी जाता नहीं है। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें सिंध हुकूमत को जाहिर है अब जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों के पीछे भी वोटर्स हैं, हम इनसे असेंबली में भी बात करेंगे, हम इनसे कोर्ट में भी जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी निकलेंगे और उस हद तक एहतजाज जरूर करेंगे जितनी इजाजत इस मुल्क का कानून ताहा और साहब, आइन देता सड़कों है। पे निकलने के लिए इस पानी का ना होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आई एम श्योर कि यहाँ पे लोग आम जिंदगी में कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे ये बार बार विजुअल्स देखकर गुस्सा आ रहा है और मैं एज अ पाकिस्तानी आई एम फ्रस्ट्रेटेड। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही एक ऐसी सूरत, आप ये सोचें कि इसमें हम तो कल घुटनों से ऊपर पानी में आई एम पूरी श्योर, रात खड़े रहे आई एम और श्योर। आपको मेरा हशर अगर देख के भी ये अंदाजा जो होगा। इतने इतने महंगे बजट्स वाले हमने आज़ादी के जश्न के नाम के ऊपर इवेंट्स किए हैं, हमने लोगों को इकट्ठा किया है और हमने करोड़ों रुपया इस सारे इवेंट्स के नाम पे जो लगाया है, अगर यही पैसा आप आवाम की वेलफेयर, इन सड़कों, इन सीवरेज के सिस्टम, इन नदी नालों के ऊपर लगा देते तो आज शायद लोग इस आज़ादी का जश्न और ज़्यादा बेहतर अंदाज में मनाते। क्योंकि जो हमने आतिशबाजी और एक एक घंटे हम आतिशबाजी करेंगे और ये सब करेंगे जिस पे आपने इतना पैसे का ज़िया किया है, आवाम के टैक्स के पैसे का, अगर यही पैसा आप राइट जगह पे एप्रोप्रिएट वे में लगाते तो आज मैं और आप यहाँ पे बैठ के ये सारी बातें ना कर रहे होते। ताहा साहब, और मतलब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जश्न आजादी के साथ साथ मिशन आजादी भी जहन में रखना जरूरी है। बिल्कुल मनाएं, जश्न मनाएं, लेकिन जो आजादी जिस मकसद के लिए हासिल की गई थी उस मकसद को भी अपने जहन में रखें और लोगों की मदद करें, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, लोगों को सोल्यूशन दें। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और बात सारी ये है कि इल्जाम तराशी की सियासत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, सिंध हुकूमत वाले बैठ के, विच इज नॉट राइट। हम तो ये कह रहे हैं कि यार सियासत के लिए 365 दिन है साल के, ये इन इश्यूज पे सियासत नहीं करते, आओ मिलके इन मसाइल को हल करते हैं। इसमें कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। वैसे तो इसमें किसी कलेक्टिव विजडम की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे काम है, ये करने की जरूरत है। अगर नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूँ आओ सर जोड़ के बैठते हैं, कलेक्टिव विजडम के जरिए इन मसाइल को हल करते हैं। कैसे वाटर बोर्ड का अमला अवेलेबल नहीं है, कैसे जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग अवेलेबल नहीं है, इतने कैमरे, मैं तो रात से
सारे चैनल्स की क्लिपिंग भी फॉलो कर रहा हूँ, मोबाइल पे भी चीजें आ रही है। मुझे तो कहीं वाटर बोर्ड का कोई अमला नजर नहीं आया, मुझे तो कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम नजर नहीं आई। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नाजमाबाद है, मैं पूरी रात नाजमाबाद में रहा, मेरा तो किसी से राब्ता नहीं हुआ, कोई रेस्क्यू वाले इदारे नहीं थे। लोग सब इस शहर की आवाम है, इसलिए सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई किसी को पानी दे रहा है, कोई किसी को खाना दे रहा है, कोई किसी को अपने घर में ठहरा रहा है, ठीक है। कोई किसी को अच्छा ताहा अपना साहब, जो है वो। माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुजम्मिल हमें एक और नई लोकेशन से ज्वाइन कर रहे हैं और हमने उनसे कहा था कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा नज़र आए तो हमारी बात कराने की कोशिश कीजिएगा। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका, और आपका इस बात पे हम माजरत खा भी हैं कि इतनी बारिश में, इतने पानी में हम आपको जगह जगह कम्यूट करा रहे हैं, बट फॉर श्योर हम चाहते हैं कि लोगों तक सही पिक्चर पहुंचे, कि हम यहाँ बैठ के सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। मुजम्मिल, मुझे बताएं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा इस वक्त आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि मेरी टीम मुसलसल कॉल्स करने की कोशिश कर रही है और रब्ता करने की मेयर कराची से और दीगर लोगों से, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। यहाँ पे ऑन ग्राउंड कोई सूरत हाल बेहतर है? अच्छा अरबला, सबसे बड़ा मसला यही है कि जो टाउन इंतजामिया है या जो हुकूमती नुमाइंदे, जब उनसे रब्ता किया जाए, उनसे सवाल किया जाए तो वो जवाब नहीं देते हैं, और अगर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उनसे पूछ भी ले तो बरमला वो गुस्से का इजहार भी करते हैं। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में अगर अब्दुल्ला बदर दिखाएं आपको, देखिए यह दरख्त गिर गया है पीछे, और वो दरख्त जो है वो गाड़ी के ऊपर गिरा है, और जिन लोगों का वो दरख्त गिरा है वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने उस दरख्त को कटवाया है, हटवाया है, ताकि वो अभी तक ये रोड जो है ये बंद है उस वजह से दरख्त जो है वो गिरा। और वो दरख्त काट के जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने खुद उसको मशीन मंगवा के हटवाया और कटवाया है, मगर अभी भी यहाँ का रोड जो है बंद है। दूसरी तरफ गाड़ियाँ गुजर रही हैं। मेरे अगर अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे, ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी हुई है जो बंद है, और वो जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी यहाँ पे मुतासर हो रही है, क्योंकि ये रोड आने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और जाने के लिए भी। इसी से आगे एक और गाड़ी खड़ी है वाइट, वो भी गाड़ी बंद है। रात को लोग जो फंस गए थे वो बंद करके चले गए। अभी तक मुतादिद गाड़ियाँ जो है वो रोडों पर खड़ी हुई हैं। अगर मेरे उल्टा सीधे आपके अब्दुल्ला बदर दिखाएं, देखिए गाड़ी जो है वो गाड़ी से पानी में गाड़ी आ रही है, तकरीबन 2 फुट तकरीबन पानी है, और उस पानी में से जो है वो गाड़ी यहाँ पर आ रही है। ये सूरत हाल है अरमला। ये देखें कि ये गाड़ी किस तरह से इस पानी से आ रही है। अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो उसको मजबूरन गाड़ी बंद करके यहीं पे जाना पड़ेगा। जिस तरह 2 गाड़ियाँ पहले खड़ी हुई है, वो पहले भी इतने ही पानी में थी, गो के पानी निकल गया यहाँ से, लेकिन वो जो गाड़ियाँ अभी तक रोडों पर मुतादिद इस तरह की मुतादिद गाड़ियाँ हैं जो अब्दुल्ला अगर वो अब तक जो है वो शाहराह पर खड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि अब बात बताऊं मैं आपको कि इंतज़ामिया के कारिंदों की, तो अभी तक हम जहाँ पे मौजूद हैं, हमने पूरे कराची में सुबह से हम घूम रहे हैं, सुबह मॉर्निंग पे भी मैंने बीपर दिया था, तो हमें कहीं पे हुकूमती कारिंदे नज़र नहीं आए, मशीनरी नज़र नहीं आई है जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हो। जिन इलाकों में अगर इंडस्ट्रियल एरिया का बताऊँ तो वहाँ पर सनती एरिया में लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो कंपनियों का पानी बाहर निकाल रहे हैं, और उससे ये हो रहा है कि रोड पर दोबारा पानी जमा हो रहा है। अगर मेरे जहाँ मैं खड़ा हुआ यहीं पर ही एक मेरे नीचे एक गटर है, वो उबल रहा है और उस गटर से पानी निकल रहा है। हालांकि बारिश का पानी तो जा चुका है, मगर अगर अब्दुल्ला बदर दिखा सके तो ये गटर जो है उबल रहा है, जो पानी गटर में आया है वो अब वो पानी बाहर आ रहा है। तो अब हम भी ये परेशान थे कि बारिश तो होनी थी, तो पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये पानी जो है वो अभी ओवरफ्लो हो गया है, गटर्स का छोटे जो नाले हैं वो भर गए हैं उस वजह से। क्या कोई 11 अफराद जो है कल वो जान की बाजी से गए, एक शख्स जो है वो नाले में डूब कर भी हलाक हुआ है। कल 11 अफराद में जो दीवारें गिरने के वाक़यात हैं, छतें गिरने के वाक़यात हैं अभी जो है। और 800 में बताऊँ सबसे बड़ा कराची वालों का मसला ये है कि जो ताहा ने बातें की हैं, अभी ताहा जिस तरह बता रहे थे कि ये लोग सिर्फ आवाज़ तो उठा लेते, लेकिन जो किरदार अदा करना चाहिए अपोजिशन का, इस तरह से मुत्तहदा कौम मूवमेंट भी किरदार अदा नहीं कर रही है। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया, बी सेफ। आपका क्या आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस बारिश में और इस पानी के अंदर कर रहे हैं। ताहा अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। जी, ये है कराची, जो पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर सिटी है और जिस पे हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल हब है। लोग बड़ी तादाद में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे जाते हैं। आपके आधे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वहाँ से जमा होता है, और ये उस शहर के हालात हैं जिस पे कई सालों से मुख्तलिफ जमातें हुकूमत कर रही हैं। और अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, किसी पे क्रिटिसिज्म करने का जो पर्पस वो यही है कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप अपने उस मैंडेट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं जो लेकर आप हुकूमतों में बैठे हैं, ओहदों पर बैठे हैं। अगर आप उस अवाम को सर्व नहीं कर सकते जो कि आपको ये मैंडेट देकर इन पोजीशंस पे बिठाती है और एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके लिए कुछ काम करें, कुछ अच्छा काम करें, अगर आप इतने सालों में
एक बेसिक मसला हल नहीं कर सके कराची का, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आप पे क्रिटिसिज्म ना करें? दिस इज़ शेमफुल। आई एम सो सॉरी ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बट एज अ पाकिस्तानी और मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं और जिस हालात में वो रह रहे हैं, और कल जब ये सारे फुटेजेस आ रही थी तो अब मेरा दिल ऐसे ख़राब हो रहा था कि यहाँ पर जो मेरे रिश्तेदारों के साथ हो रहे हैं, जिनके बच्चे उन स्कूल बसेस के अंदर शारा फैसल के ऊपर 6-6 घंटे से फंसे हुए हैं, उन वालिदैन का क्या हाल होगा? जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं उनका क्या हाल होगा? उनकी फैमिलीज़ का क्या हाल होगा? तो हम सब के लिए ये शर्म और सोचने का मकाम है कि हम क्या कर रहे हैं इतने बड़े शहर के साथ। आई होप कि मेरा गुस्सा कहीं तक तो पहुंचेगा और आप सबका भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जहाँ पे हम कराची का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का भी हम जिक्र करेंगे, जहाँ पर शदीद बारिशों ने बहुत शदीद तबाही मचाई है और उसके भी बहुत सारे अवामिल हैं जिस पे हमने बात की है। एक तो कुदरती नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल जो एक मसला है वो तो अपनी जगह पे है ही। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जी सिर्फ अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 365 हलाकतें रिपोर्ट हुई है सारे मामले में और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि गांव के गांव ख़त्म हो गए हैं। हज़ारों मकानात हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो विजुअल्स वहाँ से भी आ रहे हैं बड़े दिल दहला देने वाले हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान बुनेर में हुआ है, जहाँ पे अचानक आने वाला जो सैलाब है उससे इमारतें और जो दीगर जगह हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हम बात करें तो शदीद नुकसान पहुँचा और कई लोग, बल्कि सैकड़ों लोग अगर कहा जाए तो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त जी सूबाई हुकूमत हो, रेस्क्यू इदारे हों, पाक फ़ौज हो, रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ़ है और फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो कुछ अच्छी और हौसला अफजा नहीं है, बल्कि इनफैक्ट बड़ी तशवीशनाक है। तो अभी इस पे भी क्या है मामला कि हम इस क्लाइमेट चेंज वाले फैक्टर को, जिस पे हम अर्बन फ्लडिंग तो भी बड़े शहरों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये वो इलाके हैं जो कि लैंडस्लाइडिंग और इस तरह के सैलाबी रेलों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात है। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी बहुत दफ़ा बात हुई है इस क्लाइमेट चेंज के मामले के ऊपर, बट ये जो रीसेंट डिज़ास्टर हुआ है इट्स वेरी अलार्मिंग। और कल मैं एक चैनल के ऊपर, हमारे बड़े सीनियर एंकर हैं हामिद मीर साहब, वो दिखा रहे थे कि जिस तरह से कटे हुए दरख्त मिले हैं, और टिम्बर माफिया का आप भी बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं और उसका हमने प्रूफ देखा कि सारे मामले में कटे हुए दरख्त जिस तरह से आए हैं नीचे और लोगों की घरों के अंदर, दुकानों के अंदर पड़े हुए हैं, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। हम खुद तो, जो कुदरत का निज़ाम तो है, हम खुद बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं अपने इस सिस्टम को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि एक जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके वेदर पैटर्न सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपका इस वजह से भी क्रिएट हो रहा है कि एक तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं और जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए हमें किसी भी किस्म का पैसा चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका फॉरेस्ट एक्ट है, उसके अंडर जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो दरख्तों को बचाएं, टिम्बर माफिया को कंट्रोल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टिम्बर माफिया इतना पावरफुल है कि मेरा ख्याल है कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि इदारों के हाथ भी बंधे हुए होते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि दूसरी तरफ आपके जो पहाड़ हैं, सिर्फ मार्कला हिल्स की मैं बात करूँ तो एक तरफ इस्लामाबाद है, दूसरी तरफ अगर आप टेक्सला के इलाके को देखें, मैं जगह मैंने कई साल गुजारे हैं, वहाँ पर कई सालों से आपके जो है वो पहाड़ों को काट के वहाँ से मार्बल आपका बनाया जाता है, सीमेंट तैयार किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टोन क्रशिंग यूनिट्स आपके वहाँ पे काम करते हैं। अदालत ने बाकायदा जो है वो इस पर अपने डिसीजंस दिए हुए हैं, लेकिन नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो इसी तरह आप ये देखें कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको शहरों में भी बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, उसमें ये होता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें उसके अंडर 5% जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली आपको जो है वो वहाँ पे या इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में या आपको ग्रीन कवर की फॉर्म में काम करने होते हैं। अब ये इदारे ही, गवर्नमेंट के इदारे ही इसको अप्रूव करते हैं, लेकिन बाद में चेक मेरा नहीं ख्याल के करते हैं कि 5% भी जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ है या नहीं। इसके अलावा आप ये देखें कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए बहुत पैसा आपको नहीं चाहिए। इलीगल तजावुज़ात, होटल्स आपके दरियाओं और झीलों के ऊपर आपको सवात और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में आपको दिखते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पैसा नहीं चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल विल चाहिए आपको। इदारों को एम्पावर थोड़ा आपको करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज उसमें आपको ज़्यादा शामिल करने पड़ेंगे, उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, ताकि अगर वो कोई एक्शन लें
तो उनको कोई जानी नुकसान ना हो बेचारों को, क्योंकि हमने मार्कला हिल्स में पिछले कुछ सालों में देखा कि कुछ फॉरेस्ट गार्ड ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तो उनको कत्ल भी किया गया था, लेकिन वो कोई आपको इतनी खबर देखने को मिली भी नहीं होगी, क्योंकि इतने पावरफुल आपकी लॉबीज हैं कि वो चीज़ों को बाहर भी नहीं आने देती हैं। तो गवर्नेंस बहुत बहुत बड़ा आपका इशू है, जो उसको अगर हम दुरुस्त करें तो हम नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं जो हमारी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान पूरे में अनफॉर्चुनेट किस्म की चल रही है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका ऐसा है जिसको इम्प्रूव करें, उसको कम्युनिकेट लोगों तक करें, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर इदारे काम करें, मोबाइल पर बीप आपके जारी हो और लोगों को मैसेज चला जाए कि आप एरिया को खाली करें, सैलाब आने वाला है, तो एटलीस्ट लोग घर और माल मवेशी और अपने बिजनेस नहीं बचा सकते, अपनी जानें तो बचाएं। तो ये ऐसे मेजरमेंट्स हैं जिनके लिए आपको बहुत पैसा की जरूरत नहीं है, आपको एडवांस में मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस करनी है, लेकिन पाकिस्तान में इदारे हमारे रिएक्टिव मेजरमेंट्स करते हैं, यानी कि आपका सैलाब आ गया, आफत आ गई, अब हमने क्या करना है उस पर करते हैं, पहले से कोई उस पर वर्किंग जो है वो आपको ज्यादा होती नजर आती नहीं है। जी, प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए ना कि रिएक्टिव मेजर्स। आपने सही बात की। अच्छा मरियम, मैंने सुना भी था और कुछ मेरे शो में डिस्कस भी किया था, एक सैटेलाइट भी हमने चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया है जो नेचुरल डिज़ास्टर्स को रिपोर्ट करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव हो सकता था। उसके हवाले से भी वे बताएं कि क्या है उसका मामला, क्या इतना हेल्पफुल हो सकता है? बिकॉज अभी तो रिसेंट टाइम्स में वी कैन अंडरस्टैंड कि जी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इसके फैक्टर जहाँ पे ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, लेकिन एट द सेम टाइम एक नेचुरली चीज़ है जिस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको प्रेडिक्ट तो टाइमली किया जा सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम और तैयारी, जैसे आपने खुद भी बात की। जी अर्मिला, मैं थोड़ी सी तस्दीक करती चलूँ कि ये कुदरती आफात उस वक्त तक होती थी जब नेचर और इंसानों का आपस में बैलेंस था। आप जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, ये आपकी आफात नेचुरल नहीं रही हैं, ये अब ह्यूमन मेड हैं। ये लिटरेचर में बहुत बड़ा गैप है कि इन चीज़ों को कुदरती आफात का नाम दिया गया है। मेरा ख्याल है कि इस टर्म को थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है ताकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारे इदारों की जा सके। जहाँ तक सैटेलाइट की बात है, वो गवर्नमेंट लेवल पर थी ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक गवर्नमेंट के लोग इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। आपके सफारको जैसे इदारे हैं वो इस पर डेटा पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल जब आपको नजर आती है तो हमें वो कहीं बैठे हुए, कहीं आर्ग्यू करते हुए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए नजर आते नहीं है। तो आई डोंट नो कि हाउ दे वर्क। इट्स फनी, इट्स नॉट फनी बट इट्स फनी एज वेल कि हमारे जो टैक्स पेयर मनी है पूरे पाकिस्तानी जो पे करते हैं, खासतौर पर सैलरी तबका, आई डोंट नो वो कहाँ जाती है। व्हाट कैन बी डन, इसमें अगर बात की जाए अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो थोड़ा बहुत आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको कम्युनिकेशन पर उस पर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा आप देखें कि जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है उसका हमारे पास जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। उसके लिए एक रेडार सिस्टम चाहिए होता है जो कि आपके पास अगर अवेलेबल हो माउंटेनियस एरिया में जगह जगह पर, तो उस डेटा की बेस पे आपको एक विंडो मिलती है 2 से 7 घंटे की, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम में फॉर्म होता है और एकदम से बादल फटता है और लोगों को बहुत नुकसान होता है। तो अगर 2 से 7 घंटे का भी अमला टाइम मिल जाए अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे से, तो एटलीस्ट लोगों की जान बचाई जा सकती है इमरजेंसी बेसिस पर। बिल्कुल, क्योंकि अभी इस टाइम पे हमने देखा है कि जो पानी आया है उसने मोहलत भी नहीं दी कि लोग अपने घरों को खाली कर सकें और वहाँ से निकल सकें। तो ये सो राइट। तो क्या ये सिस्टम्स मरियम बहुत महंगे हैं, बहुत इस पे हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो रडार सिस्टम या क्लाउड बर्स्ट? क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना हमने इन दिनों में बहुत ज़्यादा देखा है और ये विद द टाइम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। तो क्या ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो कि हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते? जी देखिए, आपकी डेफिनेटली कॉस्ट तो आपकी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि सिर्फ आपने ये इंस्टॉल नहीं करने होते बल्कि इनकी मॉनिटरिंग के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, उस डेटा को इंटर करने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं। तो डेफिनेटली ये डूएबल है, लेकिन आप देखें कि इस जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर लॉस एंड डैमेज फंड है, क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड है, पेरिस एग्रीमेंट के अंडर बाकायदा ये एक शिप है जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो डेवलपिंग ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनको एक शर्त रखी गई है। अब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स का काम है कि वो मिलके जो है वो प्लान बनाएं और जो बाहर के ममालिक है तरक्की याफ्ता, उनसे निगोशिएट करें कि हमें इसमें चाहिए। और सिर्फ निगोशिएशन का वेट आप ना करें, वो साल में नवंबर में एक दफा आते हैं। इस साल आप ब्राजील में नवंबर में आएगी, उससे पहले आप देखिए कि कॉन्सुलेट्स
इन ममालिक के हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। दिस इज हाई टाइम कि हमारे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इदारे के साथ मीटिंग्स करें, उनको प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाएं और उनसे जो है वो फंडिंग का मुतालबा करें लॉस एंड डैमेज और क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड के अंडर, ताकि हम जो है वो अपना थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट कर सकें। लेकिन बात वही फिर आती है कि आपकी वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अमंग इन्वायरमेंट प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है तो किस तरह से होगी। आप देखिए कि अब आपके पास क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है, आपके पास नेशनल स्टैंडिंग कमेटीज हैं जिसमें क्लाइमेट एक्सपर्ट्स और आपके प्रोवेंशियल लेवल के लोग उसमें शामिल होते हैं, काउंसिल्स बनी हुई हैं। लेकिन व्हेन आई वाज बैक इन पाकिस्तान तो उस वक्त जो है वो नेशनल अडेप्टेशन नेशनल स्टैंडिंग कमेटी क्लाइमेट चेंज की मेंबर भी थी। ट्रस्ट में 3 सालों में अरबला एक दफा भी गवर्नमेंट ने मीटिंग कॉल नहीं की है। तो ये आपके पास जो कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एटलीस्ट अनफॉर्चुनेट प्रिवेंशन गवर्नमेंट मिले और कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट ठीक करें है। और प्रिपेयर्डनेस में जो है वो आगे फ्यूचर में प्रिपेयर्डनेस में काम करें ताकि नुकसान को मिनिमाइज किया जा सके। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया। और इन द एंड जी मैं अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बिकॉज हम इस फ्लड रिलीफ के हवाले से जहाँ बात कर रहे हैं तो इस बार हमें रुझान कम कंपैरेटिवली नज़र आ रहा है। बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, अलखदमत के हवाले से हमने बात की है। सो प्लीज़ आप लोग डोनेशंस और इस रिलीफ कैंप्स के अंदर कुछ भी आप छोटी सी इनपुट भी दे सकते हैं, ज़रूर दें, बिकॉज़ हमारे बहन भाइयों को, हमारे मुल्क के लोगों को इसकी ज़रूरत है। और जिस तरह से पाकिस्तानी कौम हमेशा फिलैंथ्रोपी हो, डोनेशंस हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, इस बार मेक श्योर करें कि इस फ्लड रिलीफ कैंप्स के अंदर उस हवाले से डोनेट करना बिल्कुल मत भूलें। और मैं ख़ुद भी कोशिश करूंगी और बार बार आपको भी इस बात के लिए फोर्स करूंगी कि प्लीज़ डोनेशंस को कम नहीं होने देना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात हम एक आर्टिस्ट से करवाएंगे, एक ऐसी बाकमाल फ़नकारा जो कि ना सिर्फ मुसव्वरी बल्कि बड़े पैमाने के ऊपर मुजस्मा साजी हो, ग्राफिक डिज़ाइन हो, आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो, उसमें महारत रखती हैं, बल्कि अपने फ़न के ज़रिए जी वो ह्यूमैनिटी की को सर्व भी कर रही हैं, जो एक कल्चरल हार्मनी है उसको फ़रोग दे रही है और पाकिस्तान का एक जो पॉजिटिव इमेज है उसको उजागर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। और इन आर्टिस्ट के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो 15 बरस की उम्र से इन्होंने जर्नी का आगाज़ किया और आज उनका शुमार उन शख्सियात में होता है जिन्हें दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस प्लेटफॉर्म्स पर सुना जाता है, सराहा जाता है। इन पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी है और ये इनका जो काम है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा यूनिक है। आप इसकी फुटेजेस और इमेजेस देख सकते हैं, जबकि इनकी खदमात जो है मुख्तलिफ सरकारी और अस्करी जो मंसूबे हैं उसमें भी शामिल हो चुकी हैं। सो आज हम आपकी मुलाकात रिफ़त शाहीन से करवा रहे हैं जो हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफ़त, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे आर्टिस्ट से बात करके। आई रियली वांट कि आप हमें ज़रा थोड़ा सा अपने इस जर्नी के हवाले से बताएं। अब आपका शुमार और आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी है आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी। मेरा सफ़र शुरू होता है जब मैं इस दुनिया में पैदा होती हूँ, जब मैं शऊर की राह पर चलती हूँ। तो वहाँ से मैंने अपने अंदर एक चीज़ महसूस की कि मैं कुछ ख़ास कर सकती हूँ आर्ट के हवाले से। तो जुनून और जज्बा जो था उस हवाले से अगर देखा जाए तो 15 साल की उम्र में फिर एक इंटरनेशनल कंपटीशन विन किया, फिर एज अ रोल मॉडल बहुत सारे कंट्रीज़ में विज़िट किया और फिर वहाँ से साथ साथ काम करना शुरू किया फ़ाइन आर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया और बस ऐसे करते करते आगे बढ़ गई। लवली। सो अपनी आर्ट का मेजर फोकस रिफ़त हमें बताएं, क्योंकि मैंने जैसे अभी मुख्तलिफ डायमेंशंस का जिक्र किया, डाइवर्सिटी आपके काम में, लेकिन जो आपका आगाज़ हुआ वो किससे हुआ और अब तक आप किस तरह से इंटरनेशनली मुख्तलिफ एग्जिबिशंस की हम बात करें वो भी आपका काम वहाँ पे भी डिस्प्ले हुआ है? अच्छा, मेरा आगाज़ हुआ था ऑक्सफैम एक NGO है, उन्होंने एक कंपटीशन करवाया था वीमेन राइट के ऊपर और मैंने उस कंपटीशन को विन किया था। उसके बाद जो मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस होती रही वो मेरी अमेरिका में हुई, श्रीलंका में हुई, दुबई में, सऊदी अरब में, टर्की में और बहुत सारे ममालिक में हुई, इंग्लैंड में, स्पेन में। और अगर मुजस्मे मेरे देखे जाए तो मुजस्मे मेरे इस वक्त कतर, सऊदी अरब, अमेरिका, पाकिस्तान,
इंडोनेशिया, अज़रबैजान, यहाँ लगे हुए हैं मुजस्मे। वाओ। सो कैसा रिस्पांस था जब आपको इंटरनेशनली, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर तो आपको अप्रिसिएशन एक मुख्तलिफ मिलती है, जब इंटरनेशनली आप अपने काम को लेके जाते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस लेवल, उसकी अप्रिसिएशन, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी एक थोड़ी डिफरेंट होती है। हाउ इज़ इट? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, सवाल समझ नहीं आ अच्छा, रहा। आपको क्या आवाज़ मुझे कम नहीं आ रही है? अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ मुझे आपकी आती है, लेकिन सवाल मुझ तक पहुंचते में उसकी आवाज़ इतनी ब्लर है या फट से जाती है कि मैं क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ आपको। अच्छा, मैं रिफत आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब आप इंटरनेशनली गई थी आपका काम लेकर, जब आपने डिस्प्ले किया, कैसा रिस्पांस आया आपको? देखिए, रिस्पॉन्ड ना थोड़ा सा खुद भी आर्टिस्ट को देखना पड़ता है कि वो अपना काम वहाँ डिस्प्ले करे जहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा है। अगर तो आपको वहाँ की वहाँ पर एज अ स्टेट गेस्ट बुलाया जा रहा है तो फिर उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि आपके काम के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आए। लेकिन अगर आपने किसी गैलरी को चूज़ कर लिया अपने डिस्प्ले के लिए काम के, तो फिर वो आपकी अपनी सोच समझ है कि आप किस गैलरी को अप्रोच करते हैं कि जिसके पास इतने क्लाइंट हैं या इतने लोग हैं जो कि जब डिस्प्ले हो रहा है काम तो उसको विजिट करने के लिए आएंगे। तो ये चाहे पाकिस्तान हो या मुल्क का, वो दुनिया का कोई सा भी हिस्सा हो, इन सब चीज़ों को देख कर ही आगे बढ़ना पड़ता है और उससे पता चलता है कि आपको आगे से कितना अच्छा रिस्पांस आएगा। लेकिन मेरा रिस्पांस जो जहाँ की भी मैं गई, क्योंकि मैं मोस्टली एज अ स्टेट गेस्ट जाती रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अप्रिशिएट किया गया। लवली। अच्छा रिफत, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आपने कहा कि आपकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन भी होती है और आपके मुजस्मे भी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। आप खुद एज ए आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंजॉय करती हैं जब आप कुछ पेंट कर रही हैं, कोई मुजस्मा बना रही हैं, एनीथिंग? व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? मैं मुजस्मे को बहुत इंजॉय करती हूँ पेंटिंग से ज़्यादा। पेंटिंग में थोड़ा सा मेरा दिल जो है ना उलझता है, मुझसे पेंटिंग पे मैं थोड़ा कम इंजॉय करती हूँ। मुझे कोई क्या काम करना तो मैं कहती हूँ मुझसे मुजस्मा बनवा लो प्लीज़, पेंटिंग थोड़ा सा रहने दो। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो रिफत, अभी तक आपने मुख्तलिफ आई एम श्योर आर्ट पीसेस बनाए होंगे। एक होता है ना कि जो आपका फेवरेट हो, वैसे तो आर्टिस्ट से नहीं पूछना चाहिए बट स्टिल एक आर्टिस्ट की एक बहुत फेवरेट पीस होता है जो उसके दिल के बड़ा करीब होता है। विच वन इज़ दैट? अच्छा देखिए, इसका जवाब मैं कई दफ़ा दे चुकी हूँ कि जो मुजस्मे होते हैं वो एक आर्टिस्ट के लिए उसके बच्चों की मानिंद होते हैं। तो वो जैसे बच्चे माँ बाप को ऐसे ही प्यार होता है ना, सब एक जैसे, ऐसे मुझे अपने सारे मुजस्मे प्यारे। मैं कुछ गलत नहीं कह सकती या कुछ ये नहीं कह सकती कि इसका मैं ग्रेड ऊपर रखूँगी या इसका नीचे रखूँगी। लेकिन जिसकी मुझे ज़रा मार्केट से या क्लाइंट की तरफ ज़्यादा मिली या आवाम ने उसको पसंद किया, तो वो था मेरा एक स्विमर का मुजस्मा, MLC का मुजस्मा और एक मेरा घोड़े का मुजस्मा। ये 3-4 मुजस्मे थे जिन पे ज़्यादा मुझे लोगों ने मेरे काम को पसंद किया। लवली। अच्छा मुझे ये बताएं रिफत, ये अभी आपकी फुटेजेस चल रही हैं जिसमें आपका काम हम दिखा रहे हैं, इसमें आगे एक हेवी बाइक भी खड़ी है, ये क्या है? ये ज़रा हमें बताएं। अच्छा, ये है एयरफोर्स का है PTS। ये एक स्कूल है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि जब सीनियर्स आते हैं तो उनको कैसे रिसीव करना है। तो ये उनका वो जो प्रोटोकॉल लगा होता है, उस प्रोटोकॉल के अंदर ये हैवी बाइक्स होती हैं। तो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को दिखाया जिसको कैवलकेड कहते हैं। तो मैंने हैवी बाइक अपने सामने खड़ी की है, उनकी वो एक ऑफिशियल उनकी बाइक है और मैं उसको देख के मुजस्मा बना रही हूँ उसका। ओह वाह, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा रिफत, अभी आपने जैसे कहा कि जब आप इंटरनेशनली जाती हैं तो आपको एज अ स्टेट गेस्ट बुलाया जाता है, एंड आई थिंक कि वो एक डबल एक्साइटमेंट और प्राउड मोमेंट होता है समहाउ कि आपका एज ए आर्टिस्ट उसको इंटरनेशनली और स्टेट लेवल के ऊपर रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। अब तक मुख्तलिफ ममालिक में आप गई हैं, जो कि काम आपको लगा कि आर्ट रिलेटेड जो कि एक्सेप्टेंस थी इस मुल्क के अंदर, लोगों ने नेचुरली एक आर्टिस्ट को बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है? मुझे मज़ा आया अपने आर्ट शो को जो मैं इंडोनेशिया में डिस्प्ले किया। वहाँ क्योंकि हम जैसे ही लोग रहते हैं तो बात करने में, कम्युनिकेट करने में भी आसानी थी और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उनकी ख़वातीन ने मुझे हाथों हाथ लिया, बल्कि मुझे मज़ा इस बात का है कि उन्होंने मेरे आने से पहले मुझ पर स्टडी किया हुआ था और वो मेरे जेस्चर्स को, मेरी बातों को, उन्होंने पूरा एक कोई 10 मिनट का एक प्रोग्राम रखा था जिसमें ख़वातीन आके मेरे अंदाज में बात करती थी, बोलती थी म्यूज़िक लगा के। तो बड़ा मज़ा आया कि उन्होंने मुझे कॉपी किया कि मैं किस तरह से बोलती हूँ, किस तरह से अपना पैगाम देती हूँ।
तो मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे अच्छा लगा कि कोई मुझे कॉपी कर रहा है, ये एक अच्छी मेरे अंदर फीलिंग्स थी और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने मेरे काम को। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिन्होंने आपके काम के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं उनके हवाले से भी बताएं, और जो आप एग्जीबिशंस करती हैं पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी, और अगर लोग आपका काम देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, एनीथिंग दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू, हाउ कैन दे डू? अच्छा, जो मुझ पे अभी तक डॉक्यूमेंट्रीज बनी है उसमें अल जज़ीरा शामिल है, CNN, अलगद, अल मायादीन और एक और चैनल है जिसका मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। अल अरबी, आई गेस। सबसे जी सॉरी, अल अरबी। अल अरबी, बिल्कुल ठीक है भी, इसका मतलब है आप मुझसे मेरे बारे में ज़्यादा जानती हैं। तो अच्छा, ये 5 डॉक्यूमेंट्रीज मुझ पे अभी तक बन चुकी हैं। इनमें से जो सबसे मज़े की चीज़ है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा मुबारकबादें आई, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इससे पहले भी बनती रहती मुबारकबादें क्यों आ रही। तो उन्होंने कहा 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, और 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दुनिया में बहुत कम लोगों पर बनी है। तो ये भी मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था जो मैं पाकिस्तान के लिए अचीव करके लाई। और इसके अलावा आप कह रही हैं कि मेरा काम को कहाँ देखा जा सकता है, तो जो मेरा काम है वो मोस्टली कैंट एरियाज में देखा जा सकता है। लेकिन अभी वैसे बाहर मैंने काम करना शुरू कर दिया। अभी इस वक्त आप मेरा काम देख सकते हैं रावलपिंडी की माल रोड के ऊपर, आप मेरा काम देख सकते हैं लाहौर की माल रोड के ऊपर, आप मेरा काम कराची में देख सकते हैं। अब काम मेरा पब्लिक भी हुआ है, वरना पहले मैं सारे काम असली इदारों के साथ करी थी, तो वो फिर प्रोहिबिटेड एरियाज के अंदर थे, तो देखना थोड़ा सा मुश्किल होता था। आई एम श्योर। जी जी। इन द एंड मुझे रिफत, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो अपना काम करना चाहते हैं, ज़ाहिर है हर एक को एक पुश चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होती है, एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। आप एक वेल रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट हैं जिनको नेशनली और इंटरनेशनली बहुत पसंद किया जाता है। सो कुछ भी आप कहेंगे टू ऑल द यंग आर्टिस्ट आउट देयर? मैं समझती हूँ कि वो मेरी भी ना सुने, वो सिर्फ अपने दिल की सुने, उनका दिल क्या कहता है, जो उनके अंदर क्रिएटिविटी, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालें और अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस रहें। उसका काम उसके अच्छे अंदाज में टाइम के ऊपर करके दें, और जितना उससे कमिट किया उससे बेहतर अच्छे अंदाज में डिलीवर करें। लवली, थैंक यू वेरी मच रिफत, बहुत शुक्रिया आपका। रिफत शाहीन हमारे साथ मौजूद थी जी, आर्टिस्ट, और इनका काम नेशनली और इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाता है, पसंद किया जाता है। बहुत सारे लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और इन्होंने अपने काम के हवाले से, उसकी डाइवर्सिटी के हवाले से मैं बताया। आई होप कि हम सब के लिए ये बहुत एक प्राउड मोमेंट है कि रिफत जैसी ख़वातीन और आर्टिस्ट इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे 28 साल के एक तवील गैप के बाद बनने वाली सिंधी जो फीचर फिल्म है इंडस एक्कोज। ये फिल्म 12 सितंबर को जी नेशनल लेवल पर रिलीज़ होगी। और इंडस एक्कोज के हवाले से बात करें तो ये पहली फीचर फिल्म है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और जनूबी कोरिया के इश्तराक से बनी है। और इस तारीखी फिल्म में जी दरियाए सिंध के गिर्द जो बस्ती ज़िंदगी है उसको किसानों के हवाले से, शायरों के हवाले से, माहीगीरों के हवाले से और लवर्स के हवाले से उनकी कहानियों के ज़रिए पेश किया गया है। और इंसान और दरिया के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को निहायत बारीकबीनी से कहा जाए तो उजागर किया गया है। फिल्म की जो असल ज़बान है वो सिंधी है, जिस पर अंग्रेज़ी सबटाइटल्स भी शामिल किए गए हैं। इंडस एक्कोज के हवाले से आज हम बात करेंगे कि बेसिकली ये मूवी जो है, ये जो कोलैबोरेशन से बनी है, और इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं राहुल एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच राहुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और अब इस मूवी के हवाले से डेफिनेटली आई एम वेरी क्यूरियस कि आप बताएं हमें कि जो कोलैबोरेशन हुआ है और जो सिंधी ज़बान का इंतखाब किया गया है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड एट द सेम टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनवाइट किया अपने शो में, और बहुत इंटरेस्टिंग आपने इंट्रोडक्शन जिस तरह से किया फिल्म का। बेसिकली ये फिल्म मैंने 3 साल पहले बनाना शुरू की है थी, और इट्स टेकन दिस लॉन्ग, काफ़ी टाइम लगा है इसको लोगों तक पहुंचाने में। और आई एम श्योर कि अब पीपल विल एंजॉय। जो कोलैबोरेशन हुई इस तरह से हुई क्योंकि शूट करने के बाद मैं साउथ कोरिया शिफ्ट हो गया था फॉर अनदर फिल्म फेलोशिप,
जहाँ पे मैं एक और फिल्म डेवलप कर रहा था। तो वहां पे हमारी जो दोस्तियां बनी और लोगों से, एंड आई शोड देम कि जो मैं ये बना रहा हूँ, एंड दे गॉट इंटरेस्टेड एंड दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। सो या, दैट्स अमेजिंग। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छा राज साहब, ऑब्वियसली हम इस फीचर फिल्म का जिक्र कर रहे हैं और ये सिंधी फीचर फिल्म है। हमारा सिंध का कल्चर इज़ वेरी रिच, वी ऑल नो कि इतना रिच और इतना डाइवर्स कल्चर है। हम वहाँ पे मुख्तलिफ़ कहानियाँ, मुख्तलिफ़ कल्चर्स को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। आपने इस मूवी में किन पहलुओं के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि माहीगीर हों, शायर हों, लवर्स हों, इन सब की कहानियों का एक मिक्सचर हमें नज़र आएगा। आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी, बट स्टिल एट द सेम टाइम जस्ट फॉर एन आइडिया कि आपने क्या क्या फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा है। हमने काफी जो है मैंने इसमें एक्सप्लोर किया है। इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। इसमें आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में मिलेगा, जिसके असरात हम अभी देख भी रहे हैं। कल से एटलीस्ट कराची में भी हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली, और सवात and all the things that have been happening, even Palestine, right? Like all the stuff that but that's not all climate change, it's all man-made as well. तो हमारी भी अपनी गलतियां हैं। So basically जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो एक क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन हमारी अपनी गलतियां भी हैं, राइट? हमने जिस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रीट किया है, राइट? जिस तरह से हम लोग दरियाओं को काटते हैं, कैनाल बनाते हैं, डैम बनाते हैं, मोड़ देते हैं अपने फायदे के हिसाब से, ऑल ऑफ दैट मैटर्स। ऑब्वियसली नेचर जो है वो फिर वो वापस फाइट बैक करेगा, राइट? सो उसके बारे में हम लोग ने बड़ा एक्सप्लोर किया है। लेकिन हमारा एक बड़ा गहरा रिश्ता भी है, अपने दरियाओं के साथ, अपने नेचर के साथ, बिकॉज नेचर के बगैर तो हम है नहीं। तो वो सारी चीजें हैं। और सिंधु दरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ सिंध की बात करेंगे, राइट? सो बिकॉज बीइंग सिंधी, आई थिंक इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट कि मैं ये फिल्म बनाऊं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले भी आप 3 शॉर्ट फिल्म्स बना चुके हैं राहुल साहब, और मैं देख भी रही थी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट। तो ये भी बड़ी अच्छी एक आपकी पॉपुलर शॉर्ट फिल्म रही है। आपका ये जो जर्नी है, सिंस यू आर जर्नलिस्ट एंड अ फिल्म मेकर एज वेल, तो ये ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट का साइट या नज़र तो होती है मूवीज़ और इन कहानियों के ऊपर, बट एक मूवी के अंदर, एक शॉर्ट फिल्म के अंदर अपने आइडियाज़ को समोना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग एट द सेम टाइम। It is, but I think it's easier for me to be a filmmaker because मैंने actually study जो की है वो as a film making में की है, और उसके बाद मैं सहाफ़ी, I call myself an accidental journalist, मैं गलती से सहाफ़ी बन गया। क्यों क्यों ऐसा क्यों आप कहते हैं अपने आप को? मेरा हमेशा कहानियां बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो कहानियां बनती यहाँ पे हैं। सारे जो ख्याल अजीब अजीब से आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, जो आप इग्नोर कर देते हैं, वो मैं संभाल के रखता हूँ और उनकी कहानियां बना देता हूँ। सो आई एंजॉय दैट अ लॉट। तो उसमें जो आई थिंक इट टुक मी अ व्हाइल, लेकिन जो रियलिटी और अपने इमेजिनेशन और फिक्शन को मिक्स करके जो चीजें बनती है, उसमें बड़ा खेलने का मौका मिल जाता है। आप रियलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अपने जो क्वर्क्स हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। सो अच्छा राहुल, दरियाए सिंध की हम बात कर रहे हैं, सिंधु दरिया की बात कर रहे हैं, इस पे और लिटरेचर बहुत ज़्यादा है और बहुत मुख्तलिफ आइडियाज़ के ऊपर काम भी हुआ है। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? सिंस आपने कहा कि आपका ताल्लुक भी सिंध से है, बट एट द सेम टाइम उन आइडियाज़ और एक इंस्पिरेशन आपको डेफिनेटली उस लिटरेचर के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म से मिलती है, और फिर आप सोचते हैं कि ये वो रियल इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। एंड आई थिंक मूवी इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, और एक अच्छी चीज़ है जिससे लोग रिलेट भी कर पाते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है। So I'll be honest, मैं ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान शायद नहीं रहा, बचपन में हुआ करता था, और I haven't read a lot of the literature. The only thing is that मुझे पता है कि मैं मतलब 50 करोड़ दफ़ा दरिया से गुजरा हूँ, और सामने बचपन से लेके हम लोग जब भी जाते हैं कहीं तो यहीं से गुजरते हैं, आपको दरिया देखने को मिलता है। और आपने ओवर द इयर्स देखा होगा कि दरिया की जो कंडीशन है वो बुरी होती जा रही है। तो आई थिंक वो ख्याल मेरे दिमाग में रह गया, और फिर ये अंदाज़न आई थिंक पेंडेमिक के टाइम पे इट स्टार्टेड दैट आई स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ गेटिंग ऑब्सेस्ड ऑलमोस्ट विद द रिवर, कि वो मैं कोई भी आइडिया सोच रहा हूँ लेकिन वो खुद ही दरिया के बारे में बन जाता था,
और इससे पहले भी मैंने कुछ चीजें लिखी थी जो मैंने अभी बनाई नहीं है, वो भी दरिया के बारे में थी. सो आई थिंक ये एक sort of मोहब्बत कह सकते हैं आप दरिया से. That's amazing. That's all I can say. That's Yeah, amazing. yeah, that's what drove me to make this film. अच्छा. क्योंकि मैं issues address करना is a different thing, but I think it's just me out of love for the river. लवली लवली. अच्छा राहुल, अब OTT प्लेटफॉर्म्स, ये बड़ा एक अच्छा मीडियम हम सबको मिल गया है. एंड आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, और इंटरनेशनली भी. मैं पाकिस्तान में चूँकि इतना ज़्यादा हमने उसको नहीं अच्छे तरीके से यूटिलाइज होते हुए अनफॉर्चुनेटली देखा, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म्स में पोटेंशियल है, बट एट द सेम टाइम हमारे सोच एक हद तक महदूद है. इंटरनेशनली बहुत स्कोप है. मैंने अगर हम अपने हमसाया मुल्क की देखें तो उनकी फीचर फिल्म्स हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, OTT प्लेटफॉर्म्स पे द आर्ट मूवीज़ वो बड़ी रिलेटेबल हैं. सो आपका ऐसा कोई प्लान है आइंदा फ्यूचर में कि आप इस तरह से कोई मूवी जो कि अब बहुत रियल इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए एंड योर रिलेशन विद द रिवर, आप उसको कुछ करेंगे यूटिलाइज? बिल्कुल हम सो आफ्टर डन विद द थिएट्रिकल रिलीज, क्योंकि ये फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने वाली है सिनेमास में पाकिस्तान में, हम लोग इसको और और स्क्रीनिंग्स हम लोग करवाएंगे और इसको ट्रैवल कराएंगे फिल्म को जितना हम लोग करवा सकें. वी ऑलरेडी वेंट टू इंडिया इन जनवरी जब ये जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लगी थी. अक्टूबर में इट्स गोइंग टू गो टू लंदन पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल, तो वहाँ पे भी स्क्रीन होने वाली है. एंड देन आई एम श्योर कि हम लोग को और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू ट्रैवल विद द फिल्म. एंड आफ्टर दैट इज डन, उसके बाद हम लोग इसको OTT पे लाएंगे, बिकॉज हर फिल्म का तरीका यही होता है कि पहले सिनेमा एंड देन यू ब्रिंग इट टू OTT, और फिर एवरीबडी कैन एंजॉय. लवली लवली. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू राहुल साहब. बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और आपकी मूवी अल्लाह करे बहुत कामयाब हो, एंड आई एम श्योर कि बहुत अमेजिंग होगा. आई विल डेफिनेटली वॉच इट. 12 सितंबर को जी ये पाकिस्तान सिनेमाज में लगने जा रही है. आप ज़रूर इसको सपोर्ट करें, और इस तरह की जो आर्ट मूवीज़ हैं या रियल इश्यूज़ पे बेस मूवीज़ हैं, ये बड़ी ज़रूरी हैं अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए. दरियाओं, जिसका भी राहुल साहब ने भी जिक्र किया, क्योंकि दरियाओं का जो एक जो कह लें फिनोमिना है या जो रिलेशन है और जो एक सोर्स ऑफ लाइफ है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और जिनको दरियाओं से मोहब्बत होती है, ये राहुल साहब जैसे लोग जानते हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विद रिवर्स. ये हमारे पास पहले वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं. सो आई होप कि ये मूवी बहुत तरक्की करे और आप सब भी देखें. 12 सितंबर को ये रिलीज़ होने जा रही है. हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. नुसरत साहब, जैसे कि आप लोग बाखूबी एक नाम से वाकिफ़ हैं, अब ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि उनकी आवाज़, उनका काम आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है. हम बात करें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, जिनकी मौसीकी की पूरी दुनिया दीवानी है, और इन दीवानों में एक नाम जेफ बकली का भी है, जो कि नामवर अमेरिकन सिंगर थे. उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए जी अमेरिका में जो फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है. लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री में नुसरत साहब का नाम तक नहीं है. अलबत्ता अगर ये कहा जाए कि जेफ की ज़िंदगी पे नुसरत साहब एक इंस्पिरेशन के तौर पे रहे हैं. हमें इस बात का अफसोस क्यों है कि उस डॉक्यूमेंट्री में नुसरत साहब का नाम क्यों नहीं है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं. जी जनाब, ये रिपोर्ट आपने देखी. हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी ब्रेक के बाद वापस आ गए. अब आगे बढ़ते हैं जी. अब ज़रा हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं. क्रिकेट पे हमने कुछ पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही, लेकिन आज चूँकि हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025-26 के लिए जो कौमी क्रिकेटर्स हैं उनके लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, और एक अहम फैसला सामने आया है कि क्रिकेट टीम के किसी भी खिलाड़ी को ए कैटेगरी के काबिल नहीं समझा गया या शामिल नहीं किया गया, जिसके बायस पीसीबी ने इस कैटेगरी को ही फ़िलहाल ख़त्म कर दिया है. नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में मजबूरी तौर पर जो 30 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जिन्हें परफॉर्मेंस की बुनियाद पर BCD कैटेगरी में तकसीम किया गया है. और गुज़िश्ता साल 27 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. इस बार तादाद बढ़कर 30 हो गई है. 12 नए नाम भी शामिल हैं. बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी B कैटेगरी में शामिल हैं, जबकि टेस्ट कैप्टन जो है शान मसूद
वो बी से तनज़्ज़ुली के बाद डी कैटेगरी में आ गए हैं। सर नसीम शाह भी बी से सी कैटेगरी में चले गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़खर जमान की बी कैटेगरी में वापसी हुई है। इस फैसले के बाद जी जो शायकीन है उसमें बड़े सवालात ये हैं कि आखिर एक कैटेगरी के काबिल क्यों कोई खिलाड़ी नहीं पाया गया, और ये क्या फ़ैसला खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर एतमाद की कमी को जाहिर करता है या फिर पीसीबी की कोई नई स्ट्रैटेजी है। इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उस पर हम डिस्कशंस तो करते हैं, लेकिन इस बार हैरानकुन बात यह है कि एक कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं है और ये कैटेगरी आई गेस एग्जिस्ट नहीं कर रही अब एनी मोर। देखिए, एक कैटेगरी में इनका जो रेगुलेशन है वो ये है कि वो प्लेयर लिए जाएंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और ये इनमें से सिर्फ साइम अयूब हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और सलमान अली आगा जो हैं वो हैं। लेकिन क्यों उनको नहीं लिया गया है ये बात समझ में नहीं आई है। शायद बोर्ड जो है वो ये प्लेयर्स को समझाना चाहता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि आपको 55 लाख रुपए महीने के दिए जा सकें, क्योंकि एक कैटेगरी में 55 लाख रुपए महीना मिलते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि एक कैटेगरी आ सकें। सेकेंडली ये है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बी से डी में चले गए हैं। तो अब अगर डी कैटेगरी में शान मसूद है और वो आपके टेस्ट कैप्टन भी हैं, तो फिर आप इसका मतलब ये है कि आपका कैप्टन जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो बड़ी कैटेगरी में आ सके। तो इसका मतलब हमारे यहाँ टैलेंट की भी कमी है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की भी कमी है, और प्लेयर्स जो हैं वो 100% परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं उन्होंने एक इशू तो बनाया है, लेकिन मैं समझता हूँ प्लेयर्स को खुद भी सोचना चाहिए क्या हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है कि हमारे महीने 50, 60 लाख, 70 लाख रुपए महीना ले सकें। अच्छा हैदर साहब, अब ये बात तो हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से तो बारहा बात करते हैं, और जब हमने रिसेंट टाइम में जब अपने स्टार प्लेयर्स जिनमें हम बाबर का जिक्र कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी का कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान का कर रहे हैं, हमने एक गैप के बाद इनको जो दोबारा मौका दिया, दे कुडंट परफॉर्म। आप क्या समझते हैं कि हमने उनको रेस्ट भी देकर देख लिया, हमने उनको कंसिस्टेंट चांसेस भी देकर देख लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो परफॉर्मेंस के हवाले से इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। देखिए, आराम देना, रेस्ट देना जो है वो टीम्स देती हैं अपने प्लेयर्स को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप घर बैठ जाएं या हॉलीडेज पे चले जाएं। उसका मतलब मकसद ये होता है कि आप जाएं डोमेस्टिक सिस्टम में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप खेलें, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, आप अपनी बैटिंग अप्रोच सही करें, वो चीज़ें होती हैं। हमारे प्लेयर्स जिन्हें रेस्ट दिया जाता है वो डोमेस्टिक में तो आते ही नहीं है, ना बाबर आजम आते हैं, ना रिजवान आते हैं, दूसरे फ़खर जमान है वो भी नहीं आते। तो जब तक आपके प्लेयर्स जो हैं रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, डे बाय डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस, चाहे आप उनको 1 साल का रेस्ट दे लें या 2 साल का दे लें, उन्होंने आने के बाद यही परफॉर्मेंस दिखानी है। अच्छा, दूसरी बात ये, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आपको फिटनेस लेवल जो है हर दिन बरकरार रखना ज़रूरी होता है। आप थोड़ा सा अपनी केयरलेस होते हैं, आपकी बॉडी आपके साथ मूव नहीं करती, क्योंकि क्रिकेट में बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप कितने फिट हैं। ये 2-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। फिर ये शोर मचता है, यार आपने ड्रॉप कर दिया था, वापस आया, फिर ड्रॉप कर दिया। भाई ड्रॉप पहले हुए तो क्यों हुए थे? परफॉर्मेंस नहीं थी। अब भी ड्रॉप हुए हैं तो इसीलिए हुए कि परफॉर्मेंस नहीं है। तो प्लेयर्स को खुद भी सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। प्लेयर्स तो खुद सोच ही नहीं रहे ना हैदर साहब। मसला ये है कि प्लेयर्स भी नहीं सोच रहे, जो मैनेजमेंट सोचती है समहाउ वो बैकफायर करता है, और फिर वो हमारी जो क्रिकेट है जिसको हम काफ़ी अरसे से बैक करते आ रहे हैं विदाउट डिस्पाइट बीइंग सो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस विद फ्रॉम द प्लेयर्स, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और बहुत बुरे अंदाज में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपका सिस्टम खराब होता चला जा रहा है, दिन ब दिन आप जो है नीचे गिर रहे हैं, आपके पास टैलेंट नहीं आ रहा है, आपके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। इंडिया ने देखें अभी जो T20 एशिया कप के लिए जो टीम अनाउंस की है, उसमें शुभमन गिल की जगह नहीं बन रही, जो उनका कैप्टन है उसकी जगह नहीं बन रही, उसको ड्रॉप किया। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम 6 साल 7 साल से जो टीम से बाहर होते हैं हम उन्हें वापस ले आते हैं। फ़खर जमान बाहर थे, उनको वापस लिया है, खुशदिल शाह को लिया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसकी वजह ये है कि आप ना टैलेंट को ढूंढ रहे हैं, ना बूस्ट कर रहे हैं,
और ना ही टैलेंटेड प्लेयर्स को चांस भी नहीं दे रहे। आई एम सो सॉरी हैदर साहब, मैंने आपको इंटरप्ट किया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद हैदर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।